हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छा से हो रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे 8th क्लास का SCERT का किताब 8वीं क्लास का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8वीं क्लास का जो है हमारी दुनिया भाग 3 हो जाता है 8वीं क्लास का, है ना। समग्र शिक्षा अभियान की ये किताबें हैं और हम लोग भाग 3 करेंगे। 8वीं क्लास का जो है जो BPSC टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। BPSC टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से ज्योग्राफी का मतलब बहुत बेहतर सवाल भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये 8वीं कक्षा का हो जाता है SCERT की किताबें, है ना। हम लोग BPSC टीचर के लिए और BPSC सिविल सर्विस के लिए, हालांकि देखें तो सारे कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। सारे कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम लोग 8वीं कक्षा का पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है जिसका नाम है ना, प्राकृतिक संसाधन। पहला अध्याय हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संसाधन ये टॉपिक है 8वीं क्लास का। तो हम लोग ये देखते हैं पृथ्वी के अंदर जितने भी पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, चाहे वह धातु हो चाहे अधातु हो, है ना, सभी खनिज कहलाते हैं। और मानव जिस रूप में उसका व्यवहारिक, है ना, उपयोग करता है उसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, बहुत सारे गैस का भंडार, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका मानव अपने फ़ायदे के लिए उसका उपयोग करता है। जैसे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधनों में बहुत सारा चीज़ आता है। जैसे कहें तो आपका मिट्टी हो जाएगा, है ना, पत्थर हो जाते हैं, खनिज पदार्थ हो जाते हैं, बहुत सारे कीमती, और बहुत सारे कोयला हो जाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो जाता है ना। लेकिन प्रश्न क्या है, यहाँ से क्या पूछेगा, है ना। जैसे में देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों में अगर आपसे पूछेगा कि पूरी दुनिया में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है ना, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा। तो पूरी दुनिया में, विश्व में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, चीन करता है। लेकिन अगर भारत में पूछ दे कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है ना, राज्यों में, तो यहाँ पे देखिए ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, कोयले का, ठीक है। कोयला सर्वाधिक विश्व में कहाँ पे, चीन में इसका उत्पादन करता है। फिर इसी तरीके से और भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हीरा जो है ना, हीरा का उत्पादन जो है सर्वाधिक कौन सा कंट्री करता है। हीरा का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह आपका रूस के द्वारा होता है, रशिया के द्वारा। लेकिन जब भारत में पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक हीरा का उत्पादन कौन करता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इसका उत्पादन हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल यही पूछ सकता है आपसे, पूछा गया है बहुत बार BPSC में, तांबा का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है ना, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन कौन करता है, पूछा गया सवाल है दोनों। तो तांबा का उत्पादन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा चिली करता है। अगर यही सवाल पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक कौन करता है, तो भारत में सर्वाधिक तांबा का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसी तरीके से आपसे लौह अयस्क के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर पूछ दे कि लौह अयस्क जो है ना, लौह अयस्क जो है सर्वाधिक विश्व में कौन उत्पादन करता है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पूरे विश्व में। अगर पूछे भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा हो जाएगा। पूछा गया सवाल है, अधिकतर ये सारा चीज़ें BPSC में पूछा गया है, इसलिए हम बता रहे हैं ना। अगला एक और भी देख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि चांदी का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है, चांदी का। तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको करेगा, है ना, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको करता है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कौन करता है, तो भारत में कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा जो भी प्राकृतिक संसाधन था उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में कौन करता है,
उसके बाद हम लोगों ने भारत में किया। पूरा डिटेल्स में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों में हम लोगों ने क्या क्या देखा? कोयला हो जाता है, चांदी हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ हो जाता है, आप सौर प्रकाश को भी देख सकते हैं, वायुमंडल को भी देख सकते हैं, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं। और मानव संसाधन क्या होता है? जैसे देखिए, आप इस दुनिया की सबसे कीमती संसाधन है। अगर मानते हैं कि हमने, जैसे झारखंड अगर बिहार की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, तो कंट्री का जो विकास है उसके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कीमती संसाधन है, जो आपकी हीरे मोती सोना चांदी सबसे कीमती है, वो आप हो जाते हैं। आप जो है बहुत कीमती संसाधन है, और इस पे कोई भी सरकार, खास करके हम भारत की बात करें तो भारत की सरकार इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आपकी जो कंपटीशन की तैयारी होना चाहिए 2 साल के अंदर में, आपकी उम्र बीत जाती है और सरकार इसके बारे में सोच नहीं पाता। जैसे आप सोच के देखिए, आप बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, और बहुत मेहनत करने के बाद इसके पीछे आपके गार्जियन का, आपके घर वालों के पैसे लगते हैं, और साथ ही साथ आपका वर्क भी लगता है, लेकिन पता चलता है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं पर्चा लीक हो जाता है ना। इसमें बहुत सारा बवंडर जो भ्रष्टाचार है वो दिख जाता है, और आपकी आवाज़ उठाने वाला और आपके हक और अधिकार की बात करने वाला कोई भी आदमी नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये प्राकृतिक जो आप मानव संसाधन है, इसका कोई मूल्य नहीं है भारत में, है ना। इतने, चाहे आप देखिए अभी भी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसका पर्चा लीक हो गया, बिहार में तो होता रहता है, झारखंड में भी हो गया। इस तरीके से कई राज्यों में विद्यार्थियों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब क्या है? सोच के देखिए, आपकी बेरोज़गारी बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये है हम भारत के जो लोग हैं, मानव संसाधन है, बहुत कीमती संसाधन है। आप इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, जो भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, इस पर फोकस नहीं करती है ना। तो भारत सरकार की, केंद्र की सरकार कहे, चाहे किसी का भी अगर सरकार कहा जाए, ठीक है, तो इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम लोग इस संसाधन पे, मानव संसाधन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें तो हमारा डेवलपमेंट बहुत होगा, है ना। इस संसाधन को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, इस संसाधन का उपयोग मात्र मुट्ठी भरी लोग ही करते हैं, जैसे टाटा, डालमिया, ऐसे लोग हो जाते हैं, है ना, अंबानी, ये सब इसका उपयोग करते हैं। आपके अंदर वो बात नहीं है, आप तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा डेवलप किया जाए, जैसे यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है ना, मानव पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं। हम भारत के लोगों में वो बात नहीं है, चीज़ों को समझने वाला एक राजनीति सत्ता में बैठने वाला अगर आदमी है ना, तो बस उसी को बनाया जा रहा है। हम लोग अंधभक्त हो जाते हैं, हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते, हम चीज़ों को नहीं समझते हैं कि मेरे हक और अधिकार और भारत के लिए कौन काम करता है ना। धर्म इस सब चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, है ना, यही सब चीज़ें सोचने लगते हैं। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। वहाँ की जनता सवाल पूछता है कि तुमने जो वादा किया था हमसे, है ना, 15 लाख देने का या ये फलाना चीज़ करने का, तुमने पूरा क्यों नहीं किया? तो जाओ तुम, है ना, अगली बार किसी और की सरकार बनेगी, ठीक है। तो ये होता है कि आदमी निरंकुश नहीं होता है, सबसे ज़्यादा फोकस लोग मानव पे करते हैं, वहाँ की सरकार मानव पे करती है। इसलिए देखिएगा, अमेरिका इस दुनिया में सबसे आगे है ना। तो ये मानव जो संसाधन है, ये मानव संसाधन आप होते हैं, आपकी कीमत इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ज्ञान, क्षमता और कौशल, रुचियाँ हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानव निर्मित जो संसाधन है यहाँ पे, यानी कि मानव के द्वारा जो बनाया जाता है, जैसे पुल हो गया, कारखाना हो जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग हो जाते हैं, बड़े बड़े गाड़ी हो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ का निर्माण किया जाता है वो मानव के द्वारा, उसी को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, है ना। तो चलिए, 8वीं क्लास का था, जो चीज़ें हैं बेसिक आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ कहता है जल और भूमि, है ना। जल और भूमि यहाँ से पूछा गया है कि जल और भूमि, है ना। तो पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, अगर पेट्रोलियम में देखिएगा तो पेट्रोलियम वेनेजुएला भी इसका उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया का सोना, है ना, जो मैंने कहा। और झारखंड में देखेंगे तो अभ्रक का उत्पादन झारखंड में, मध्य प्रदेश का मैग्नीज और राजस्थान का जो तांबा है। वास्तविक संसाधन है, ये कहना चाहता। वास्तविक संसाधन क्या है ना। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, है ना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज
राजस्थान का तांबा ये वास्तविक संसाधन है, जिसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात हो एवं जिसका हम लोग कर रहे हैं वह वास्तविक संसाधन है ना। जैसे हम लोग देखेंगे केरल में थोरियम का उत्पादन होता है ना, केरल में थोरियम का, है ना। और यहाँ पे देखेंगे लद्दाख में यूरेनियम, हालांकि यहाँ पे संभावना व्यक्त किया गया है, यह बहुत कीमती संसाधन हो जाता है ना। इनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं है तथा इसका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसमें इतना भी फैक्ट नहीं दिया था। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी आप साइंस टेक पढ़ेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना। जैसे में देखते हैं हम लोग नवीकरणीय जो साधन है ना, सूर्य की किरण हो जाता है और यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात किया जा रहा है। भारत सरकार ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कंट्रियों में इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास जो पारंपरिक जो ऊर्जा है एक समय ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपके पास कोयले का एक सीमित लिमिट है, आपके पास भंडारण जो है लिमिट है, एक दिन इसका विनाश होना है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप इसका इस्तेमाल ही इतना ज़्यादा किए, है ना। तो आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था रखना होगा और यही जो है नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, है ना, जो सूर्य की किरणों पे ज़्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है। अनवीकरणीय संसाधन देखेंगे लोहा हो जाएगा, कोयला हो जाता है, पेट्रोलियम हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कौन करेगा, है ना। तो झारखंड में देखिए, झारखंड में जो जादू या कोडरमा है, कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो गया में इसका उत्पादन सर्वाधिक है, गया में। यूरेनियम की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम आपके यूरेनियम जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा कहाँ पे है, झारखंड में हो जाता है। पूछा गया सवाल है ये, है ना, पूछा गया सवाल है। यूरेनियम का उत्पादन जो है वो जादूगोड़ा झारखंड में होता है। और छोटा नागपुर की बात करें तो यहाँ पे देखिए कोयला का उत्पादन होता है। आगे हम लोग देखेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता रहती है और ध्रुवों पर घट जाता है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना, ये हो जाता है पूरे पृथ्वी, अगर हम लोग देख लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। और यहीं पे कहता है कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, जो टेम्परेचर है, ये सालों भर क्या है, बराबर पड़ता है ना। और ये ध्रुव हो जाता है, यहाँ वाला जो क्षेत्र है जो देख रहे हैं ध्रुव हो जाता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इसका जो प्रकाश है क्या होता है, घट जाता है ना, ये घट जाता है। और यही देखिएगा यहाँ पे तापमान जो है बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे कोई भी कंट्री अगर यहाँ पे रहेगा 0 डिग्री अक्षांश पे, वहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए देखते होंगे आप अफ्रीका में अधिकतर लोग काले काले नज़र आते हैं, है ना, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा होता है कि लोग ऐसे हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ध्रुव पे कम होता है और विषुवत रेखा पे सालों भर जो प्रकाश की रोशनी है अधिक रहती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कुछ चीज़ें हम लोग बात करते चलेंगे, जैसे भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। यहाँ पे देखिए प्रेरी जो है प्रदेशों में गेहूं की खेती होती है। पूछा जा सकता है आपसे कि प्रेरी जो घास का मैदान है ये कहाँ मिलता है, प्रेरी घास का मैदान, है ना। तो प्रेरी घास का मैदान की अगर बात करें तो ये देखिए यूएसए में ये पाया जाता है, मतलब यूएसए मतलब अमेरिका में, है ना, यूएसए अमेरिका में पाया जाता है ना, प्रेरी घास का मैदान। इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे स्टेपी पूछा हुआ है, स्टेपी जो घास का मैदान है कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये देखिए यूरोप हो जाएगा, है ना, यूरोप और प्लस में उत्तरी एशिया हो जाएगा, उत्तरी एशिया में ये पाया जाता है। कौन सा, तो ये देखिए स्टेपी जो घास का मैदान है ये। और जो हम लोगों ने अभी किया प्रेरी की अगर बात करें, प्रेरी घास का जो मैदान है ये आपको अमेरिका में मिलेगा। कुछ और भी देख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे हम लोग देखेंगे पुष्टाज, अगर पुष्टाज की बात करें तो पुष्टाज जो घास का मैदान है वो हंगरी में मिलेगा, हंगरी में, है ना। और पूछा जाता है आपसे सबसे ज़्यादा पंपास कहाँ मिलेगा, पंपास का जो घास का मैदान है, पंपास, है ना, पंपास का जो घास का मैदान है कहाँ पे है, तो ये आपका अर्जेंटीना में हो जाता है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना मतलब साउथ अमेरिका, है ना, पंपास हो जाएगा ये वाला। अगर हम लोग यहाँ पे वेल्ड देखेंगे तो वेल्ड भी पूछा हुआ है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। वेल्ड जो है घास का जो मैदान पूछ सकता है तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में
यह आपका घास का मैदान मिलता है ना। आगे देख सकते हैं हम लोग पूछा जा सकता है कि आपसे कि डाउन्स घास का जो मैदान है, डाउन्स घास का मैदान, तो डाउन्स घास का जो मैदान है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ना। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा डाउन्स घास का मैदान, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कैंटरबरी, है ना, कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पे है, कैंटरबरी घास का मैदान। तो कैंटरबरी घास का मैदान जो है ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा, है ना। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान हो जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि सवाना जो है ना, सवाना घास का मैदान कहाँ पे है। तो सवाना घास का मैदान देखते हैं ये अफ्रीका भी हो जाएगा, है ना, अफ्रीका भी हो जाता है ना, और प्लस में ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास का मैदान मिलेगा। जैसे आप टैगा भी देख सकते हैं। अगर टैगा की बात करें तो टैगा का घास का मैदान कहाँ मिलेगा, तो यूरोप में और प्लस एशिया में हो जाएगा, है ना। यूरोप और एशिया में यह घास का मैदान पाया जाता है। बीपीएससी में बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैंने एक बार इसका जिक्र कर दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों की भूमि पर रसदार फलों की खेती होती है ना, भूमध्य सागरीय प्रदेशों पर। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश तो आप समझ रहे हैं, है ना, इसको भूमध्य सागर बोलते हैं। और भूमध्य सागरीय जो है, आप जैसे यहाँ पे इक्वेटर है ना, तो इसी की साइड में आपको भूमध्य सागर जो है, यहाँ पे ये सब सागर मिलेगा जहाँ पे रसदार पौधे और रसदार जो फल है यहीं पे पाए जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा टॉपिक हो जाता है कि मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में, है ना, मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती होती है। जैसे आप देखते हैं बरसात के समय में, मानसून के समय में क्या होता है, धान की खेती सर्वाधिक होता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धान की खेती चीन के द्वारा होता है ना। चीन के द्वारा चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना। और भारत में इसका दूसरा स्थान है। और यह जो धान की खेती है मानसूनी जलवायु क्षेत्रों का यह हिस्सा होता है। उसके बाद देखिए शीतोष्ण, है ना, जलवायु में गेहूं की खेती होती है। मतलब ये जो गेहूं है रबी फसल हो जाता है, और ये जो चावल है यह खरीफ फसल हो जाता है ना। ये ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं यहाँ पे हमारे देश में भूमि संबंधी आंकड़े जो है, हमारे देश में भूमि संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड जो है भू राजस्व विभाग रखता है। कौन? भू राजस्व विभाग रखता है। कहता है कि मुंबई के निकट दलदली भूमि को, है ना, मुंबई के निकट कौन सा, तो दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि में बदला गया तथा वहाँ नवी मुंबई का विकास किया गया, है ना, नवी मुंबई का विकास किया गया। जैसे हम लोग आगे देखेंगे इसका, नवी मुंबई का विकास किया गया। जैसे यहाँ पे देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान, है ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़ से निर्मित है। देखिए अगर बात करें हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ की बात यहाँ पे किया, जलोढ़ मिट्टी का, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ मिट्टी है वो लगभग 43% पे पाया जाता है ना। और जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो इसे दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक हो जाता है जिसको हम लोग नवीन जलोढ़ बोलते हैं, और एक हो जाता है पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, है ना, ठीक है। जैसे भारत में अगर देखेंगे हम लोग तो दो भागों में पाया जाएगा। तो एक को हम लोग जो नवीन को हम लोग खादर बोलते हैं, खादर मिट्टी, है ना, और पुरानी जो मिट्टियां हैं जिसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं वो बांगर मिट्टी हो जाता है, बांगर मिट्टी। और यह जो खादर मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ना, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और यह सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टियाँ। लगभग 43% भागों में ये पाया जाएगा, है ना। और सबसे ज़्यादा नदियों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी अधिकतम, है ना, उपजाऊ होती है। और भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग 22% नहीं, अभी 43% भागों पर पाया जाता है ना। उर्वरा शक्ति क्या होती है? सबसे अधिक होती है, जो हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोग दूसरा मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और काली कपासी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं।
अगर हम लोग बात करें तो काली मिट्टी में पूछा जाता है आपसे कि काली मिट्टी में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, तो कपास के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। और कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन पूछा गया है कि सर्वाधिक उत्पादन कपास का कहाँ पे होता है, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा गुजरात में, है ना। गुजरात में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, और उसके बाद आपका तेलंगाना हो जाता है, ठीक है, सर्वाधिक कपास का। तो ये देखिए काली कपास, काली जो मिट्टी है, यह काली मिट्टी जो है आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, है ना। उसके बाद कहाँ पे मिलता है, गुजरात में मिलेगा, और प्लस में महाराष्ट्र में मिलता है। और ये पूछा गया सवाल है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। और यही देखिए इसी मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहते हैं। और गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, नंबर 1 पे है गुजरात, ठीक है। और दूसरा पे स्थान आता है महाराष्ट्र का, और तीसरा जो उत्पादन है कपास का वो तेलंगाना का स्थान आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है ना। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। कपास की खेती होती है किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। और सर्वाधिक विस्तार देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाता है ना, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और भी हम लोग देख लें, क्योंकि मिट्टी से आपसे सवाल पूछा जाता है ना। देखिए कहता है कि जलोढ़ मिट्टी, यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी हो जाता है ना। इसमें धान, गेहूँ, मक्का आदि सबसे ज़्यादा उपजाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, है ना। देखिए कहता है कि यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्र पे, मतलब अभी 43 प्लस में हो गया है, क्षेत्र में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है ना, उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो हम लोगों ने इसको 2 भागों में देखा, है ना। एक नवीन जलोढ़ हो जाता है, एक पुरानी जलोढ़ हो जाएगा। नवीन जलोढ़ को हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं, पुरानी को बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे धान, गेहूँ का उत्पादन, मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों से भरा हुआ रहता है यह मिट्टी, है ना। कम सिंचाई में ही ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला देखते हैं काली मिट्टी, इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फटने से होता है ना। और काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट पूछा जा सकता है आपसे। काला जो रंग है इस मिट्टी का, जिसको हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, तो देखिए इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, है ना, और जीवाश्म की उपस्थिति होती है, जिसके वजह से इस मिट्टी का रंग जो है काला हो जाता है ना। देखिए इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस मिट्टी में जो सबसे उपयुक्त, जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो आपका कपास हो जाएगा। पूछा जाता है कि कौन ऐसी मिट्टी है जहाँ पे कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना, कपास का उत्पादन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कपास का उत्पादन होता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है ना। और देखिए ये जो काली मिट्टी है गुजरात में पाया जाता है ना, महाराष्ट्र पाया जाता है, और आपको आंध्र प्रदेश में भी पाया जाएगा, थोड़ा सा तेलंगाना में भी पाया जाता है ना। यहाँ पे कहता है कि कपास की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत उपयुक्त है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि कपास का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो गुजरात हो जाएगा, है ना। गुजरात का पहला स्थान है, तो दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का हो जाएगा, है ना। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, तो तीसरा जो स्थान है तेलंगाना का हो जाता है ना। और चौथा स्थान किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी कहता है। लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी जो है रवेदार और कायांतरित सैलों के विघटन से इसका निर्माण होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाल मिट्टी जो है रवेदार एवं कायांत्रिक जो है, आप चट्टान जब पढ़ेंगे तब आपको, मुझे लगता है कि आप लोग सब पढ़े होंगे, है ना। सिर्फ यहाँ पे एक रिवाइज का ही कार्यक्रम है, पढ़ने के लिए आप मेरे उस पर भी देख सकते हैं, जो मैंने इसको मिट्टी उट्टी सब कुछ कराया है। तो लाल मिट्टी देखेंगे रवेदार एवं कायांत्रिक सैलों से विघटन से होता है। पूछा जा सकता है कि इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो सिलिका आयरन की बहुलता इस मिट्टी में पाया जाता है, सिलिका आयरन की।
इसका जो रंग हम लोग देखते हैं, लाल जो रंग होता है ना, यह लौह ऑक्साइड के कारण होता है ना। लौह ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग है लाल हो जाता है। और अम्लीय प्रकृति की मिट्टी, यह मिट्टी प्रायः कह सकते हैं कि यह जो है, यह उर्वरता इसमें कम पाया जाता है ना। और ये लगभग बंजर भूमि के रूप में पाया जाता है, बंजर भूमि के रूप में। लेकिन अगर इस मिट्टी में चूना का अगर इस्तेमाल कर देते हैं, चूना पत्थर का, तो समझिए कि यह मिट्टी उपजाऊ हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश क्षेत्रों में यह मिट्टी पाया जाता है। और यह क्षेत्रों में जो पाया जाता है, यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं, लैटेराइट मिट्टी है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी जो है, आयरन सिलिका की बहुलता रहती है। लैटेराइट में पूछा जा सकता है कि किस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता रहती है ना, तो क्या हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा। देखिए इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग के कुछ क्षेत्रों में खेती होती है यहाँ पे, जैसे लैटेराइट मिट्टी में चाय। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी का नाम बताइए, काजू की खेती जो सर्वाधिक होता है किस मिट्टी में होता है, तो ये लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा। याद रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी जो बहुत ही VVI है ना। जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। इस मिट्टी में जब जल का जमाव बढ़ जाता है और काफ़ी दिनों तक रहता है, तो समझिएगा इसमें लवणता और इसमें क्षारीयता का जो गुण है ये बढ़ जाएगा। और इन सभी कारण भूमि में स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है, जिससे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है ना। रासायनिक उर्वरता का काफ़ी प्रयोग, अति संचयन एवं पशुचरण, जल जमाव से मिट्टी में अत्यधिक निम्नीकरण होता है। आप लोग इसको पढ़िएगा। जैसे देखते हैं कि ऐसे मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होता है, उसमें रासायनिक खाद्य पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे वहाँ की भूमि भी प्रभावित होती है और साथ ही साथ वहाँ का जल भी प्रभावित हो जाता है। और उसे यूज करने वाले जो भी पशु हो या मानव हो, उस पर सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये वासी है, 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मिट्टी को बनने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाता है ना। तो पहला इकाई जो हमारा है ये ख़त्म हुआ। इकाई नंबर 1 का ख हम लोग देखेंगे। यहाँ कहता है कि भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन हो जाता है, मिजोरम है ना। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा है ना। सर्वाधिक जंगल वाला क्षेत्र कौन होता है भारत का, कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक वन प्रदेश वाला जो राज्य है वो आपका मिजोरम हो जाएगा है ना। 91.27% किलोमीटर है ना, % वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका मिजोरम, जहाँ पे 1% वाला सर्वाधिक 1% वाला राज्य हो जाएगा है ना। देखिए सर्वाधिक जहाँ पे जंगल होगा, इसको मान के चलिए, सर्वाधिक जहाँ पे जंगल होगा वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइबों की संख्या सर्वाधिक होगी है ना। अनुसूचित जनजातियों की संख्या पूछा जा सकता है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश हो जाता है ना। मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में जंगल क्या है, सर्वाधिक है ना। वन क्या हो जाता है, अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो प्रतिशत वाला राज्य भी आपका कौन हो जाएगा, मिजोरम हो जाता है। प्रतिशत वाला राज्य ST जो प्रतिशत वाला राज्य है वो मिजोरम हो जाता है। और अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसी तरीके से BPC में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अनुसूचित जातियों की जो संख्या है, SC की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा
है ना। और अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जो राज्य है, प्रतिशत वाला राज्य, ये आपका पंजाब हो जाता है, यह बीपीएससी ने पूछा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भारत में सबसे अधिक 1% वाला जो राज्य है मिजोरम हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत है, तो 91.27% वर्ग किलोमीटर, है ना, क्षेत्र में वन है मिजोरम में प्रतिशत में। और सबसे ज़्यादा जो वन है आपको मध्य प्रदेश में होगा, कितना, तो 77.7% वर्ग किलोमीटर है। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश में 33% में वन होना चाहिए, ऐसा इसका आकलन किया गया है ना। और देखिए कहता है कि हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाई बनाई जाती है ना। हिमालयन यव, जैसे भारत में जौ का यव कहें बात एक ही है। कहा जा रहा है कि हिमालयन यव से कैंसर की भी दवाई बनाई जा रही है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना। तो राष्ट्रीय पशु की बात करें, लिखा हुआ है राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाता है, बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर हो जाएगा। मांसाहारी जीव में आपको पता है शेर बाघ हो जाते हैं। उभयचर जीव में देखते हैं मेढक और कछुआ हो जाएगा। सरीसृप में आप देखते हैं सांप हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा, जोक हो जाता है। हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है ना। हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग इसको करते हैं, है ना। अगले टॉपिक में करते हैं, अभी कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी समाप्त कर देने का, है ना, ताकि बहुत फैक्ट है और अच्छा फैक्ट है, इसमें बहुत बढ़िया फैक्ट है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको बनाते हैं, है ना, ज़्यादा लंबा ना हो, बोर हो जाइएगा अभी। तो मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।